और हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता निपेंद्र जुड़ गए हैं और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निपेंद्र और साथ ही स्टूडियो से ओमशील भी हमारे साथ हैं। निपेंद्र, अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ, पहले तो ये अपडेट दे दीजिए, उसके बाद मैं सवाल पर आऊंगा। देखिए, कैसे बताना चाहूंगा कि 3 बजे तक जिसका जो आंकड़ा था उस समय 55% से ऊपर मतदान हो चुका था। चुका अभी 4 बज चुके हैं, राउंड खत्म हो चुका है एक, और 4 बजे का जो ये मतदान का आंकड़ा है ये अभी कुछ मिनटों में आने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि प्रतिशत कितना हुआ है, तो कई जगह ऐसी है जहां पर 70% से ज्यादा मतदान किया जा चुका है। इसमें से सबसे टॉप में जैसे शुरू से तिजारा चल रहा है, अभी जो पिछले घंटे की अपडेट थी उसमें भी तिजारा में मतदान 70%। इसके अलावा और भी बहुत सारी विधानसभा सीट है जहां पर जो मतदान है वो 70% से ज्यादा हो चुका है। जी के बिल्कुल दीपेंद्र, अगर यही स्पीड रहती है मतदान की तो अभी लगभग 2 घंटे या 3 घंटे अभी और बचे हुए हैं मतदान में, तो क्या लगता है कि कहां तक ये प्रतिशत पहुंचेगा? क्योंकि अक्सर देखा गया राजस्थान में 70% से ज्यादा ही मतदान होता है, तो क्या इस बार वो 70-75 को टच कर पाएगा? देखिए, 2 बजे के करीब का देखें तो 40 था, अब 3 बजे के करीब का था तो 55 हो गया। और ये जिस गति से जा रहा है तो आप ये मानकर चलें कि अभी जो कुछ मिनटों में जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ जाएंगे वो शायद पूरे प्रदेश के लिए चौंकाने वाले होंगे। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो इसको स्टडी करते हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टियां हैं, उन सब के लिए ये चौंकाने वाले प्रतिशत सामने आएंगे। और रही बात अगर घटनाओं की बात करें तो वर्तमान अभी हवा महल के बाहर कुछ विषय है, वहां पर बताया जा रहा है कि 4 वार्ड में करीब 13,000 जो वोट हैं जी, वो वोट मतलब नाम हटा दिए गए हैं। इसके अलावा सांसद राज्यवर्धन राठौड़ जिस सीट से लड़ रही हैं वहां पर उनके क्षेत्र में सिवार मोड़ पर मतदान प्रक्रिया को लेकर वो धरने पर भी बैठ गए। उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से मतदान किया जा रहा है। तो ये छोटी कुछ छुटपुट घटनाएं हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। इसके अलावा मतदान के प्रतिशत की जहां तक बात है, आप मानकर चलें कि इस बार शायद पिछली बार का जो मतदान का प्रतिशत था उसमें राजस्थान रिकॉर्ड तोड़ने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम, अगर राजस्थान को देखा जाए तो मध्य राजस्थान का जो हिस्सा आता है वो वहां पर मुस्लिम, मीणा, जाट और राजपूतों का वर्चस्व नजर आता है। तो ऐसे में क्या स्थिति वहां बनती हुई नजर आती है, जिनमें जोधपुर है, अजमेर है, ये जो पूरा इलाका आता है, वहां की स्थिति क्या कहती है? अजय गार्ड सबको बोलो थोड़ा साइड में, वो भी प्रभाव इशारा कर दो अजय देखने को मिलेगा। और हम आपको बताएं कि हम लोग पूरे राजस्थान में थे और राजस्थान की हर एक सीटों का हम लोगों ने दौरा किया और समझा। क्योंकि अगर हम बात करें जो हाई प्रोफाइल सीट कह लें या फिर जो जयपुर से सटे इलाके हैं और जो जयपुर की सीट है, किशन पॉल की अगर हम बात करें तो वो ऐसी सीट है, उसका इतिहास इतना दिलचस्प है कि पहले 15 वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, पहले तो ये हमें समझना होगा। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में पिछले 15 साल तक कोई बीजेपी का कब्जा रहता है। 2018 में कांग्रेस से अमीन कागजी को टिकट मिलती है, वो विजय प्राप्त करते हैं, वो विधायक बनते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है कि मुस्लिम बाहुल्य है लेकिन मुस्लिम नहीं जीता, आज तक नहीं जीता। 2018 को छोड़कर कांग्रेस ने टिकट दिया अमीन कागजी को, तब वो जीत के और विधायक बनते हैं। अब इस बार वापस से कांग्रेस ने अमीन कागजी पर विश्वास जताया है। अब वो कांग्रेस के विश्वास पर कितना खड़े उतरते हैं वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि वहां पर जो बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से एक गुजर चेहरे को खड़ा किया गया है और लोगों का साफ तौर पर कहना है। क्योंकि अगर हम बात करें कि किशन, बिल्कुल मैं नागेंद्र के पास जा रहा हूं। नागेंद्र, अगर इस पूरी स्थिति को समझा जाए, अगर वहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो 89% वहां पर हिंदू हैं, अल्पसंख्यक 11%, जाट 12% और राजपूत और गुर्जर जो है वो 9% हैं। तो अब ऐसे में पूरे इस समीकरण को समझने की कोशिश की जाए और अगर बीजेपी और कांग्रेस के पूरे फैक्टर को समझा जाए तो सबसे ज्यादा जाट पर कांग्रेस का फोकस रहा और दलित बीजेपी ने उतारे हैं। तो ये फैक्टर कितना काम आएगा?
जी बिल्कुल, देखिए चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो प्रत्याशी मैदान में उतारे जाते हैं वो ये सभी जोड़ घटाव लगाकर ही मैदान में उतारे जाते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति की कितनी वोटें हैं, और उसी आधार पर वहां पर जो प्रत्याशी हैं वो सभी राजनीतिक पार्टियां उतारती हैं। कई विधानसभा ऐसी होती हैं, सपोज कीजिए कहीं राजपूत समाज का ज्यादा दबदबा है तो वहां बीजेपी की तरफ से भी राजपूत प्रत्याशी होगा और कांग्रेस की तरफ से भी राजपूत प्रत्याशी होगा। तो ऐसी जगह कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरे समाज का किसी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है तो वो सीट वहां पर निकल जाती है। तो जो ये सब गणना है जातिगत, वो सभी को लगाकर ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारे जाते हैं। जहां जाट समुदाय की वोट ज्यादा है वहां हर पार्टी की तरफ से जाट समुदाय के प्रत्याशी को ही या जो उनका नेता होगा उसको ही तवज्जो दी जाती है। तो ये सब गणना जो है वो पार्टी कर ही मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारती है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपेंद्र, एक तरफ राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश भी की गई, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद ने, जाट और दलित का कॉम्बिनेशन। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जाट उतारे और बीजेपी ने सबसे ज्यादा प्रत्याशी दलित उतारे। तो क्या जाट यानी कि जाट और दलित जब मिलकर गठबंधन बनता है तो क्या वो फैक्टर ज्यादा काम करेगा? भले से ही प्रत्याशी अपने अपने बीजेपी और कांग्रेस ने ज्यादा उतार लिए हों, तो कटवा पार्टी तो नहीं बन जाएगी या कटवा मोर्चा तो नहीं बन जाएगा? देखिए, राजस्थान का जो इतिहास है और राजस्थान जिस भूगोल राजस्थान का जो राजनीतिक भूगोल है उसके अंदर कहीं भी कोई भी समीकरण फिट नहीं बैठता है। यहाँ पर जिसका दाव लगता है, यानी जो प्रत्याशी जीत जाता है चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो ये देखता है या जो पार्टी जिसको की कुछ संख्या में अगर बहुमत में कम पड़ रही होती है तो वो आराम से उसको अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसा ही राजस्थान में हुआ जहां पर बसपा के 6 विधायक गए, उसके बाद में भी बीटीपी के 2 विधायक थे, भारतीय ट्राइबल पार्टी, जो बिल्कुल अभी जिसमें 2018 के चुनाव में जिसका उदय हुआ था, और 2 विधायक उदयपुर में ट्राइबल एरिया है। इसी तरीके से अगर इस तरफ चले जाएं, दौसा, भरतपुर, इस इलाके में चले जाएं तो यहाँ पर गुर्जर बहुल, मीणा बहुल है। अगर आप राजसमंद या चित्तौड़ की तरफ चले जाएं तो राजपूत बहुल। जयपुर की सीटों की बात करें तो ये जो गठबंधन, इस तरह का गठबंधन है, ये बिल्कुल भी वोट कटवा या बिल्कुल भी धार को मोड़ने का या बयार को मोड़ने का कार्य नहीं करता आया है, और इसके दूर दूर तक कोई भी अंदेशा नहीं है कि इस तरह का होगा। रही बात गठबंधन की, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जितने भी छोटे दल हैं जिन्होंने 3, 4, 5 या 6 से ज्यादा सीटें जीती, अभी तक सिर्फ बसपा का रिकॉर्ड है जिसने कि 6 सीटें लगातार 2 बार जीतते हुई है। 2 बार कांग्रेस के जादूगर गहलोत ने उनसे समर्थन लेके अपनी सरकार को बनाए रखा। इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं उनकी संख्या जो है विधायकों की वो 3 से आगे नहीं बढ़ पाई है, चाहे राष्ट्रीय लोकतंत्र। बिल्कुल 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 दीपेंद्र। ओम, अगर आरएलपी, आरएलडी, जेजेपी, बीएसपी और फिर भीम आरपी, अगर इन सारी पार्टियों को देखा जाए और जिस तरह से इन्होंने कूदने की कोशिश की इस रण में, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी कांग्रेस का खेल भी बिगाड़ेंगे और फिर किंग मेकर भी बनेंगे? जरूर, ये सीधा सीधी आपने काफी सही सवाल किया। ये वोट काट सकते हैं और अपने पक्ष में लेकर ये किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये जो आप समझिएगा कि जो जाट और दलित का जो कॉम्बिनेशन है, जो इन लोगों ने एक गठबंधन करके एक बहुत बड़े कुनबे को अपने साथ लेने की कोशिश की है, और वो जमीन पर दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर हम बात करें, अगर कांग्रेस की अगर योजनाओं पे भी अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो जनता की प्रतिक्रिया है उन योजनाओं पर, उनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि एक सज्जन से मैंने बात की ऑन कैमरा, एएमवी नेटवर्क की टीम ने बात की, और उससे मैंने सिर्फ ये पूछा कि जो आपको अगर जो अभी जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उसमें ये घोषणा किया गया है 2 रुपए प्रति किलो आपको गोबर मिलेगा, क्या आप इससे खुश हैं? तो वो बेचारा किसान फैमिली से आता था वो आदमी, और उसका साफ तौर पर कहना था सरकार दावा करती है कि 2 रुपए प्रति किलो से के भाव में हम गोबर देंगे,
वो कैसे देगी? अगर गाय 2 रुपए का चारा खाती है, माफ कीजिएगा 20 रुपए का चारा खाती है, तब वो 2 रुपए के गोबर देने के लायक होती है, तब वो दे सकती है। तो मतलब सरकार अपना कितना घाटा सहेगी तब वो जाके 2 रुपए प्रति किलो जनता को ये देगी। पर यही कुछ मुद्दे हैं और कुछ घोषणा पत्र हैं। घोषणा पत्र के जो ये योजनाएं हैं वो 7 गारंटी की अगर हम बात करें, जिसमें कि ओपीएस पे ओल्ड स्कीम पेंशन है, उसमें एमएसपी जो किसानों के हमने देखा कि जो यहाँ पर दिल्ली में इतनी बड़ी धरना चली, उसके बाद बहरहाल सरकार को वो बिल वापस लेनी पड़ी। अब इसी को चोट पहुंचाने के लिए, बीजेपी की इसी योजना को चैलेंज करने के लिए इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी कर दिया कि जो एमएसपी है हम यहाँ पर निर्धारित करेंगे। वहां पर मुद्दा बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर विपक्ष में वो लगातार सवाल उठाते आ रही है कि महिला का सुरक्षा सबसे सुरक्षा रहनी चाहिए और सुरक्षा, महिला को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम रही है। पर इस सुरक्षा के मामले में जब घोषणा पत्र आया तो उसमें साफ तौर पर जिक्र था कि हम महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हर सक्षम प्रयास करेंगे, हम जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और तमाम तरीकों के वादे किए। वहीं अगर युवाओं की बात करें तो इन लोग योजनाएं तमाम बनाते हैं युवाओं के लिए, जो कॉलेज में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए टैबलेट्स और तमाम चीजें, घोषणाएं पूरी कर रही है। पर गहलोत से कितनी खुश है जनता या फिर जो युवा हैं वो कितने खुश हैं, उनके प्रति वोट जाता है या नहीं जाता, या फिर ये जो हनुमान बेनीवाल और जो चंद्रशेखर आजाद का जो ये जाट और दलित का जो एक एक्सपेरिमेंट कह लें हम यूं, तो अगर एक्सपेरिमेंट इनका काम करता है तो ये किंग मेकर के भूमिका में हो भी सकते हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि जो बागी विधायक के बागी विधायक भी खेल कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिखा भी सकते हैं, लेकिन इसमें एक और फैक्टर ये भी है जो आप गोबर वाली बात बता रहे थे। सरकार को घाटा न होने के पीछे, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि गोबर से वापस चारा नहीं बनाना है कि 2 रुपए से फिर 20 रुपए बनाए जाए, है ना। गोबर से, उस 2 रुपए के गोबर से तमाम तरह के खाद बनाए जाते हैं जो ऑर्गेनिक खेती के लिए भी यूज किए जाते हैं और भी तमाम चीजों में यूज होता है। तो उस 2 रुपए किलो से वहां से प्रॉफिट सरकार निकाल सकती है। नागेंद्र पाटिल, महिला सुरक्षा को लेकर बात अभी ओम कर रहे थे और इसी के साथ महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी ने तमाम ढोल पीटा है, लेकिन अगर हम राजस्थान की लिस्ट को देखें तो उसमें केवल 21 महिला प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से 28 हैं। तो जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं वही प्रत्याशी बनाने में पीछे रह गए। जी बिल्कुल, देखिए के यदि जो महिला बिल है उसका यहाँ पर भुनाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से कहीं नहीं की गई है। महिला सुरक्षा का मुद्दा जरूर उठाया गया है और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल भी उठाए गए हैं। राजस्थान के अंदर कई केस जो हैं वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के दौरान चाहे प्रत्याशियों ने चाहे स्टार प्रचारक हों सभी की तरफ से उठाए गए हैं, लेकिन महिला बिल को कहीं भी भुनाने की कोशिश नहीं की गई है। तो वो शायद यही हो सकता है कि जब महिलाओं को टिकट देने में ही आगे नहीं रही है बीजेपी, तो वो किस बिहाफ पर वहां पर महिला बिल के नाम पर वोट मांगे। तो ये एक हो सकता है, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए जरूर जो सवाल हैं वो उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, जिनका जवाब अशोक गहलोत की तरफ से भी दिया गया है कि प्रधानमंत्री खुद वाराणसी में जो महिला की निर्मम हत्या होती है तो वहां की उनको चिंता नहीं है, लेकिन राजस्थान में यहां कुछ भी होता है उसकी चिंता है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौरान एक दूसरे पर पार्टियां लगाती हैं, लेकिन यह सवाल जायज है कि जहां जब महिला बिल पास किया जा रहा था संसद में, उस वक्त तमाम तरह के चाहे प्रचार हो चाहे नेता हो सबकी तरफ से इसके ढोल पीटे जा रहे थे, लेकिन चुनाव में धरातल पर कहीं भी ये मुद्दा बीजेपी की तरफ से नहीं बनाया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ। और दीपेंद्र, आप लगातार नजर रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे चुनाव को लेकर। लेकिन अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर राजस्थान में किंग कौन बनेगा, राजस्थान का ताज किसके सिर पर सजेगा। और जब 3 दिसंबर को यह पिटारा खुलेगा, जो ईवीएम में आज किस्मत कैद की जा रही है, जो जनता फैसला सुना रही है, क्योंकि आज यानी कि आज कल से पहले नेता बोल रहे थे, लेकिन आज बारी जनता के बोलने की है। जनता बोल रही है और अपना बटन दबाकर अपना फैसला कैद भी कर रही है। 3 तारीख को यह जब पिटारा खुलेगा तो पता लगेगा कि आखिर राजस्थान का किंग कौन होगा। और साथ ही 3 दिसंबर को लगातार एएमवी नेटवर्क देखिएगा, क्योंकि सबसे सटीक रुझान
एएमपी नेटवर्क दिखाएगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।